अरे एक जी बता, तेरे को जीवन में अभी काम नहीं, लोग हल्का होते टेक्निकल। इतने बुरे दिन आ गए। जीवन मेरा कोई एम नहीं है, बस मैं यही देखता हूँ सुबह शाम। पहले खेतों में ड्यूटी लगती थी क्या? कि सर सुबह लोटा ले पहुंच जाते, हमारा तो यही काम था। चलो आपकी आज लास्ट क्लास है फिजिक्स की, है ना? है ना? हाँ, आज लास्ट क्लास है और फिर उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। अरे मतलब इस वीक नहीं होगी, मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो आपकी क्लास जो है ना, तो मैंने किसी दूसरे टीचर को अपॉइंट नहीं किया है, ठीक है? नहीं, अब सुनो तो सही, ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है, सुनो ना, पूरी बात तो सुनो, है ना? हाँ, अश्विनी सर मेरी जगह आपकी क्लास लेंगे, और है ना, ठीक है? तो और मतलब है ना, उसके बाद में मैं आके उनसे क्लासेस लेके कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है? तो ये रहेगा, मैंने दूसरे टीचर को भेजो तो क्या रहता है, थोड़ा सा रिदम ब्रेक हो जाता है, ठीक है? फिर आप रोते गाते रहोगे, ठीक है? चलो, है ना? तो ये तो हो गई बात आगे आने वाले 4 दिनों की, लेकिन मेरी क्लास ऑफ है, फिजिक्स ऑफ है, मतलब फिजिक्स की क्लास ऑफ है, फिजिक्स ऑफ नहीं है। मैं आपको 4 दिन का डेट वाइज होमवर्क देके जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मतलब हर दिन का फिक्स देके जाऊंगा। जैसे आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 4 दिन का मैं डेट वाइज आपको होमवर्क देके जाऊंगा, जो आपको डेली करना है। आपको बस मानना है कि ये होमवर्क मिला हुआ है और मुझे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? संडे मेरा बफरिंग डे है, बफरिंग, है ना? जिसका बच जाए होमवर्क वो कंप्लीट कर ले। चलो, कहां तक कंप्लीट हो गया, पहले कॉपी निकालो। लास्ट क्लास में, ठीक है? बोर्ड क्लास कर रहे हो क्या? कैसा, मतलब कैसी लग रही है? सही, बढ़िया, बढ़िया, है ना? कौन सी क्लासेस सारे कर रहे हो या फिर फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हो? मतलब कैसे चल रहा है, एक दिन में तो 2 ही क्लास होंगी ना, तो अल्टरनेट चलता होगा। जैसे आज फिजिक्स होगा, मतलब मान लो आज फिजिक्स है तो फिजिक्स कल नहीं होता कि रेगुलर होता है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट फिजिक्स, अल्टरनेट केमिस्ट्री और मैथ्स, ऐसा चल रहा है। चलो, अच्छा 40 फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं, ये कैसा नाम है? जो आए थे यहाँ पर वही पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा, एक से ज्यादा रूम होंगे, अलग अलग क्लासेस होंगे। चलो भाई, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, है ना? है सोचो, बता, जे वाले बच्चे जेई में तो क्लास करते नहीं, बोर्ड में आए, बैठ के क्लास कर रहे हैं। साफल्य 2 में गर्मी का है, साफल्य 2 में ना, उसमें तो एसी लगा हुआ है, बढ़िया। हाँ, चलो चलो, कोई नहीं, है ना? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में देखो, अभी हम लोग बात करें चैप्टर में, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं आपके लिए। ग्रेविटेशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको, S1 और O1 एक्सरसाइज की, आप लोगों ने अटेम्प्ट की? बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर ना डिस्कस भी आज कर लेंगे उनको, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो। ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, इलेक्ट्रो के कंपैरिजन में अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो बहुत आसान है। इसके आगे करंट आएगा, करंट इससे भी थोड़ा सा आपको और इजी लगेगा, मतलब कि अभी आपको चैप्टर्स जो है वो कंटिन्यूस आपको आसान ही लगेंगे, क्योंकि 12th के चैप्टर्स रिलेटिवली 11 से काफी आसान है। इलेक्ट्रो में थोड़ा सा जोर लगता है, क्योंकि उसमें काफी सारी नई टर्म्स आती हैं, लाइक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, 50 टर्म आ जाती है।
लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, जैसे ग्रेविटेशन में हमें पोटेंशियल समझने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सब कुछ पता था। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो एक बार फटाफट समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं ग्रेविटेशन में। सबसे पहले हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्लियर है? तो 2 पॉइंट, मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है ना। एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इस तरह की हम लोगों ने बात की थी। फिर उसके बाद हमने बोला था कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, है ना, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। तो बिल्कुल सिमिलर था जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर हमने पोटेंशियल की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की। पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक का मास इनटू दूसरे का पोटेंशियल। फिर मैंने आपको कन्वर्ट करने का तरीका भी बता दिया कि स्केलर और वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर वेक्टर है तो के को जी से, और स्केलर है तो के को माइनस जी से। फिर मैंने ये भी बोल दिया था कि गॉस लॉ जैसे इलेक्ट्रो में वैलिड होता है, यहाँ पर भी वैलिड होता है। सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूले हमारे पास एक्चुअली वो आते हैं स्फीयर वाले। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शेल है, खाली है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? 0। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा Gm(r/r3), और अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस का Gm/R(3/2) माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R स्क्वायर। सही बात है? तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम में सबसे पहले हमने बात की थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। मैंने आपको बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी कभी भी आपको कैलकुलेट करना है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसको लिखने से पहले, जब यहां तक हमने बात ही कर ली, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कैलकुलेट करो। देखो पहले क्वेश्चन समझाता हूं, बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि अगर हम अपने सोलार सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलार सिस्टम में जितने भी ग्रह होते हैं ना, प्लेनेट, जैसे अर्थ है, तो सन के अबाउट कैसे पाथ पे जा रहा है? या तो हम इलिप्टिकल मान लेते हैं या कैसे मान लेते हैं? सर्कुलर। क्लियर है? अगर मान लो कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ये कोई अलग सिस्टम है ना, अलग सोलार सिस्टम है जिसमें टोटल कितने प्लेनेट है? 4। और ये चारों प्लेनेट जिनका मास कैसा है? सबका सेम है। ये चारों प्लेनेट एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स में, एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में इस तरह से ट्रैवल करते हैं कि ये चारों को मिलाकर अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूं तो ये हमेशा इस स्क्वायर के कहां पर रहेंगे? वर्टेक्स पे रहेंगे। क्लियर है? कॉर्नर्स पे रहेंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है कि किसी भी प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। If all given stars move such that they always remain at vertex of a square, find out first orbital velocity, second orbital radius, third total potential energy of system, कैलकुलेट करो कितना आंसर है।
अच्छा, कभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना हो, मैंने आपको एक बढ़िया सा मूल मंत्र दे रखा है कि कभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमसे पूछे तो आप क्या करोगे, नेट सेंट्रिपिटल, एक ही तरीका है, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, जैसे सपोज मैंने ये पकड़ लिया, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, बाकी के तीन पार्टिकल। तो इन तीनों की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मुझे बता सकते हो इस पूरे सिस्टम में मैं सेंटर किसको अज्यूम करूं, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, आप ऐसे समझ सकते हो। और क्योंकि सबका मास कैसा है, सेम है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे ही आएगा। तो ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से, v नॉट से, ये ऐसे जा रहा होगा, ये इस तरह से मूव करेगा और ये इस तरह से मूव करेगा। क्लियर है? तो आप ऐसे समझ लो कि ये ऐसे एक स्क्वायर फ्रेम बना हुआ है और जो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये चारों जो हमारे पास स्टार्स हैं, जो प्लैनेट है, वो हमेशा कैसे रहते हैं, इनकी वर्टेक्स पे रहते हैं। तो आप बता सकते हो भैया इस पे नेट सेंट्रिपिटल फोर्स कितना आएगा, इधर देखो कैलकुलेट करते हैं। इसकी वजह से इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, कौन सी डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन, मान लेता हूं एफ। एक ये फोर्स लगाएगा इस पे, कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। क्लियर है? और एक ये पार्टिकल भी तो फोर्स लगाएगा इस पे, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों के बीच की फोर्स की बात करूंगा, मान लेते हैं एफ डैश इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी आएगी, रूट टू एल का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको एफ बाय टू लिख सकता हूं, क्या आ जाएगा? तो ये एफ है, ये एफ है, ये फोर्स कितना है, एफ बाय टू। तो नेट फोर्स बता सकते हो क्या, एफ और एफ रूट टू एफ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास, दैट इज रूट टू एफ प्लस एफ बाय टू। पक्का? तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया इस पार्टिकल पे, और जो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ लगेगा वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू एसी। एसी को क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर बाय आर। अब बताओ आर कितना लूं, बिल्कुल आर कितना आएगा, एल बाय रूट टू। समझ में आया कैसे, ये रूट टू एल, तो इसका आधा, यही तो होगा। तो ये होगा आपके पास आर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एल बाय रूट टू का, यही आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ये रहे। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एफ को कॉमन ले लेते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू रूट टू एम वी स्क्वायर बाय एल। सॉल्व कर लें। एफ की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दैट इज टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये एल से एल कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, यहां से भी आ जाएगा आपके पास। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय एल टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, ये आंसर है। ये सबको पक्का समझ में आ रहा है बेटा, है ना? तो ये मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या मेरे पास ऑर्बिटल रेडियस भी आ गया क्या, ऑर्बिटल रेडियस तो कितना है, एल बाय रूट टू। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी पे। अच्छा, अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट मास है m1 और m2, और दोनों के बीच की सेपरेशन आ रहा है, तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्या? चलो बता दो एक बार, ये बताओ कि अगर दो पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच की सेपरेशन आ रहा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 बाय r। सही है? तो यहां पर k की जगह कितना आएगा, माइनस का g, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। q1 की जगह m1, q2 की जगह m2 डिवाइडेड बाय r। क्लियर? कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे इसमें, समझ में आया ना? 6, 4 C2, चार में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। 4 C2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, कितने हो गए, 6। कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3
और 4, क्लियर है, और 1 और 2, टोटल मिला के कितने हो गए 6। अगर मैं इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो ये कितनी बनेगी फटाफट बताते चलो, माइनस का जी एम स्क्वायर बाय एल, सही है, जी माइनस का जी M1 M2 बाय आर, और ऐसे कितने पेयर है 4, फिर आएगा माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन √2 L, ऐसे कितने पेयर है 2, ये आंसर है। नोट करो बेटा यहां पे। या तो बता रही बेटा समझ में सबको? अच्छा, हमने ओवन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया होगा उसमें दे रखा है 2 मास पार्टिकल, एक का मास है m, एक का मास 81 m दे रखा है, ये दे रखा है ना। दोनों के बीच की सेपरेशन आपको d दे रखी है, और आपसे पूछा है कि वो वाले पॉइंट की लोकेशन निकालो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा 0। सही बात है। अब बात ध्यान से सुनना, मैं एक सिंपल सा कंक्लूजन दे रहा हूँ, सब लोग देखो छपाई आराम से करना है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले चार्ज के केस में भी कर रखा है, लेकिन उसमें ना अलग अलग कहानी बनती थी। जैसे अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, यानी लाइक चार्जेस है, तो फील्ड हमेशा जीरो वाला, फील्ड वाला पॉइंट हमेशा दोनों के बीच में आता था। और लेकिन अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो कहां आता था, बाहर आता था, और उस चार्ज के पास आता था जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता था। सही बात है। इस केस में नेगेटिव मास का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सही है। तो यहां पर हमेशा मासेस पॉजिटिव ही होंगे, तो हमेशा फील्ड जीरो वाला पॉइंट दोनों मासेस के बीच में ही आएगा, बाहर कभी नहीं आएगा। मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, और ये डिस्टेंस है r1, और ये डिस्टेंस कितनी है r2, और इस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो तभी होगा जब जितना ये फील्ड क्रिएट करे उतना ये क्रिएट करे अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहां पर कितना फील्ड क्रिएट करेगा, जी M1 अपॉन r1 स्क्वायर, और दूसरा कितना क्रिएट करेगा, तो क्या मैं M1 अपॉन M2 का रूट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 बोल सकता हूं? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो फील्ड जीरो वाला पॉइंट होगा वो उन दोनों मासेस की सेपरेशन को, इन मासेस के बीच की सेपरेशन को किस रेशियो में बांटेगा, मास के रूट के रेशियो, मास के रूट के रेशियो में, सही है ना। R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना आ रहा है, रूट ऑफ M1 इज टू रूट ऑफ M2। तो जैसे जो क्वेश्चन था हमारे पास शीट में वो कुछ ऐसा था कि अगर इसका मास है M और इसका मास कितना है 81m, और ये लेंथ L मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं यहाँ पे 0 आ गया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस तरह क्वेश्चन को, आप डायरेक्टली देख के कर सकते हो। मास का रेशियो कितना है 1:81, इसके रूट का रेशियो कितना हो जाएगा 1:9, तो 1/10 ये आ जाएगा और 9/10 ये आ जाएगा, हो गया सॉल्व। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं दैट इज रूट M1 इज टू रूट M2, तो क्या रेशियो आया 1:9, तो ये बनेगा 1/10 ऑफ L, और ये बनेगा 9/10 ऑफ L, ये आ जाएगा। नोट करो यहां तक। तो ये कंडीशन कब लगा रहे हैं हम, when gravitational field at point O is 0.
जितना भी होमवर्क मैं देके जाऊंगा सबका होमवर्क एकदम कंप्लीट होना चाहिए, है ना। घूसा पड़ेगा सबके, है ना। ठीक है, पक्का। उसका एम फिक्स है। पार्टी वो है, पार्टी एनिमल है वो। चलो यहां तो सबको समझ में ही बात है ना। चलो इधर देखो, अब अगर हम टोटल बात करें तो ग्रेविटेशन में हमारे पास बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ग्रेविटेशन में। जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है ना। नहीं आज देखते हैं, नहीं हो पाएगा तो वो कैप्लर्स लॉ रह जाएगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो है ग्रेविटेशनल प्रेशर। बात ध्यान से सुनना, 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में पहले बता देता हूं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेईई एडवांस में 2 बार इसके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक बार आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार इंट्रीगल टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाएगी, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको एग्जाम में ड्राइव नहीं कर पाओ, करोगे भी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्लियर है। तो और एक और चीज है कि अभी तक जेईई मेंस में इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, और ये इतिहास रहा है कि जब जेईई एडवांस में किसी ऐसी चीज पर, एक टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा और जेईई मेंस ने आज तक नहीं पूछा है, तो अगली बार जेईई मेंस में वो क्वेश्चन आया ही आया। तो इस क्वेश्चन के ग्रेविटेशन से आने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल अनटच्ड है। अभी तक जेईई मेंस ने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और जेईई मेंस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली इसके फॉर्मूले पर ही पूछेगा कि ग्रेविटेशनल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है यहां तक? तो यहां तक कंप्लीट करो और हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल प्रेशर। तो पहले तो मैं आपको ना प्रेशर का मतलब समझाता हूं, तो आप समझ पाओगे ग्रेविटेशनल प्रेशर होता क्या है। सब लोग देखो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे, फिर वो उनको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये बोर्ड पे, अगर मैं यहाँ पर बोर्ड को पुश करता हूं तो मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन। मैं भी तो उतना ही लगा रहा हूं जो, है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। मैं भी बोर्ड पे क्या लगा रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन। और बोर्ड भी मुझ पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट और डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। क्लियर है। तो मैं ऐसे पूछता हूं, जितना नॉर्मल रिएक्शन में बोर्ड पे लगा रहा हूं, जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बोर्ड पे, उतना ही बोर्ड मुझ पे भी अप्लाई कर रहा है। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछता कि मैं बोर्ड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, तो आप क्या करते? इस फोर्स को मेरे एरिया से डिवाइड कर देते। ये होता है प्रेशर। सही बात है। और समझने की कोशिश करते हैं पहले। अगर मैं बोलूं इस डस्टर को मैंने अपने सर पे रख लिया ऐसे, है ना, बात ध्यान सुना, कि सर पे रख लिया, और मैं बोलूं पता है डस्टर मेरे सर पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे पहले सर पे तो रखो। अभी मैंने सर पे रखा है क्या? नहीं। और मैं आपसे पूछ के आ रहा हूं कि ये डस्टर मेरे सर पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर जब ये कुछ फोर्स ही एक्सर्ट नहीं कर रहा तो प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? तो नहीं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रेशर जो आएगा ना, जैसे इस ऑब्जेक्ट की वजह से प्रेशर पता कितना आता, अगर मैं इसको अपने सर पे रखता तो इसका वेट कौन सा? mg डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतना प्रेशर ये मेरे सर पर एक्सर्ट करता। सेम काम जो होता है वो स्फीयर के केस में होता है, अर्थ के केस में होता है। आप ऐसे समझो, मैंने आपको जैसे ना सेल्फ एनर्जी पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो मुझे एक सॉलिड स्फीयर बनाना है चार्ज से भरा हुआ, तो मैं एक साथ नहीं बना सकता। तो हम कैसे किया था हम लोगों ने? इनफाइनाइट से छोटा छोटा चार्ज लाए थे और उसके लड्डू बनाते गए थे। सेम काम मैं ऐसे कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो, आपको काम पे लगा दिया कि अर्थ आपको एक प्लेनेट बनाना है पूरा। तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेनेट के बराबर मिट्टी लाए और लाके दबा, है ना। तो आपने क्या किया कि ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए और आप छोटे छोटे से लड्डू बनाते गए। ये कर रहे हो आप थोड़ी सी मिट्टी और लाए। तो ये बताओ कि अगर मान लो ऐसे बनाते बनाते किसी इंस्टेंट पर एक आर रेडियस का एक स्फीयर बन गया,
अब आप थोड़ी और मिट्टी लाए, तो इस मिट्टी को कहां पे लगाओगे? इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे। और ये जो मिट्टी आपने इसकी सरफेस पे रखी, इसके माथे पे रख दी, इसकी खोपड़ी पे रख दी, ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा होगा? प्रेशर। क्या लगा रहा होगा? प्रेशर। इसी प्रेशर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलो, अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई, 5-10%, तो ये बताओ कि अर्थ के केस में सबसे ज्यादा प्रेशराइज पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर। सेंटर वाला ना। क्यों? उसकी खोपड़ी पे पूरा पूरा अर्थ का वेट रखा हुआ है, वो बेचारा सबसे ज्यादा प्रेशर में, उसके माथे पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। सबसे फ्रीली पॉइंट कौन सा होगा? सरफेस वाला। यानी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस से लग रहा है कि जो सेंटर वाला पॉइंट रहेगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, और जो सरफेस वाला पॉइंट रहेगा उसका प्रेशर सबसे कम आएगा। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इसको देखो मैं ड्राइव कैसे कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना, सिर्फ नोट करने के लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे दूंगा, मेरे साथ साथ पहले समझने की कोशिश करना सब लोग। जैसे ये अर्थ है, इसका मास कितना? m, रेडियस कितनी? r। अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर की हॉलो सॉलिड। अब मुझे अर्थ को बनाना है। अभी मान लो कैपिटल आर तक मुझे मिट्टी भरनी है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे मिट्टी लाता गया, भरता गया। मान लो किसी इंस्टेंट पर कितनी रेडियस का स्फीयर बन चुका था? स्मॉल आर। इसका मास मान लेते हैं, अर्थ का कैपिटल एम है, इसका मास मैं मान लेता हूं स्मॉल एम। अब मैं थोड़ी सी और मिट्टी लाया, वो मिट्टी में कहां पे रखूंगा? इसके सर पे, है ना, सरफेस पे। ये आ जाएगा, और इस मिट्टी को चारों तरफ फैला दूंगा, और ऐसे फैलाता फिर और लाऊंगा तो इधर फैला दूंगा। ऐसे करने से धीरे धीरे इसकी रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। पक्का? अगर मैं इसी डायग्राम को यहां पे बनाता, तो ये देखो मैंने बनाया क्या? सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर गए? आर। ये एक स्फीयर हो गया, और ये एक थिकनेस हो गई, कितनी? डी आर। ये किया ना, यहां से आर पे, और ये और मिट्टी लाए जिसकी थिकनेस कितनी थी? डी आर। क्लियर हो रही बात? अब मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये एलिमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार इस एलिमेंट में कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, तो मुझे बताओ कितने लग रहे होंगे? आराम से, सही गलत से कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से, जो आपको घबराते बहुत है यार तुम लोग, है ना। गलत हो जाए, पता नहीं कौन सी सूली पे चढ़ जाओगे, क्या हुआ? अब जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सोचने की कोशिश, कितने फोर्सेज लग रहे हैं? टोटल आएगा 3। 3 बिल्कुल, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मिट्टी के छोटे से टुकड़े की बात करूं, तो इस पे टोटल 3 फोर्स कौन से लग रहे होंगे? एक तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो कांटेक्ट में, वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। सही है। ये एक ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो भी इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, कहां पर? नीचे। और एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? mg, इसका वेट, जो धरती माता लगा रही होंगी। सही बात है? सबको मेरी बात आ गई समझ में? तो अगर मैं इसका एफईडी बनाऊं, तो मैं यहां पे इस फोर्स को, है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फोर्स है, उसको मैं प्रेशर की फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, मैं बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा, तो कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? नॉर्मल। तो इससे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा? नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मान लो यहां का प्रेशर P है, तो अगर मैं इसके एरिया और क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फोर्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो टोटल 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा कहां लगा रहा होगा? नीचे। अब यहां का प्रेशर कितना है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर है P प्लस dP, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा। क्लियर हो रही बात सबको? और एक और फोर्स लगेगा, कौन सा? mg। इसका मास मैंने मान लिया दैट इज dm, तो कितना लगेगा? dm इंटू जी। अच्छा, एक और चीज दिमाग में आती है, बात ध्यान से सुनना, कि आपको लगेगा सर यहाँ पे P प्लस dP क्यों लिख दिया? आपको कैसे पता बढ़ गया प्रेशर? कम भी तो हो सकता है, आपको कैसे पता? भैया मैंने तो P प्लस dP लिखा है, सॉल्व करने से अपने आप ही कैसा आ जाएगा? माइनस, अगर घट रहा होगा तो, और बढ़ रहा होगा तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। वैसे बता सकते हो कि ऊपर जाने पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। अभी तो बताया। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा? सेंटर पे। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेशर नेगेटिव में आए। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, जैसे मैं ये स्फीयर बनाता जा रहा हूं,
ये मिट्टी चिपकती जा रही है, गिर नहीं रही ना, यानी जो हमारा स्फीयर है वो स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब हर एक पार्टिकल किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। पूरा स्फीयर इक्विलिब्रियम पर है तो इसका हर एक हिस्सा इक्विलिब्रियम पर है, और इसका ये हिस्सा भी इक्विलिब्रियम पर होगा, और अगर इसका ये हिस्सा इक्विलिब्रियम पर है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। बस इतना सा काम है। तो यहां पर अगर मैं बोल सकता हूं कि इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो थोड़ी सी हेल्प करो। मैं ऐसे बोल सकता हूँ नेट फोर्स तभी 0 होगा कि जब नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर ले। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से होंगे, एक तो डीएमजी, और एक तो ये भी नीचे लग रहा है, दैट इज पी प्लस डीपी इंटू एरिया, और दैट इज इक्वल टू ऊपर कितना लग रहा है, पी इंटू एरिया। पक्का, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। यहां से देखो आपके पास कितना आया, डीएम इंटू जी, इसको दूसरी साइड ले जाऊं तो माइनस का डीपी इंटू ए। आपको खुद दिख गया होगा डीपी के आगे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है। ये प्लस का डीपी नहीं आएगा, कैसा आएगा, माइनस का। सबको यहां तक मेरी बात आ रही है समझ में, तो पहले इसको जिसको समझ में आ गया ना, इससे आगे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह से अगर मैं डीएम निकाल दूं, जी निकाल दूं, इसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो डीपी आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। सोचो थोड़ा सा। यहां तक किसी को भी अगर 1% भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते। डाउट है, कैसा भी डाउट हो, कोई भी उटपटांग डाउट आ रहा हो आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। हाँ बता। हाँ ग्रेविटी चेंज होगी, तो मैंने कहा बना कंप्लीट स्फीयर बन गया। ये कांस्टेंट थोड़ी लिया, ये वेरिएबल ही है ना। अपन ने तो अभी सिर्फ कहां तक बनाया स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का। और जैसे जैसे बिल्कुल सही है, जैसे जैसे स्फीयर बढ़ता जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो हम तो पहले वेरिएबल की फॉर्म में निकालेंगे और फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डीएम इंटू जी इज इक्वल टू माइनस का डीपी इंटू ए। अब सब लोग इधर देखो, है ना। मैं आप ही से पूछता चलता हूं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए। डीएम क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है हमारा, ये वाला, ये तो है छोटा सा छुटकू, ठीक है। तो अगर मैं इसका मास लिखूं तो देखो कैसे लिख रहा हूं। क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, बोलो भाई। क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिख सकता हूं। तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। तो क्या मैं इसको ए इंटू डी आर लिख सकता हूं। ये सबको समझ में आया कैसे लिखा। मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू थिकनेस। सही है। ये बताओ ग्रेविटी क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी। ये ग्रेविटी है क्या, इधर देखो। यहां पर हम कितने, देखो इस लोकेशन पर ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, पर ध्यान सुना। इस लोकेशन पर ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वाला पॉइंट पूरे स्फीयर के अंदर है कि बाहर है, बस गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि पूरा स्फीयर अभी बना ही नहीं है। स्फीयर आर रेडियस तक तो बना ही नहीं है। हमारा स्फीयर अभी कहां पर बना है, स्मॉल आर पर, और ये है हमारा एलिमेंट, है ना। वो तो ले लिया ना हमने नेट।
एलिमेंट के लिए तो लेना पड़ेगा, हर बार तो बनता जा रहा है, इतने के लिए तो प्रेशर निकालोगे ना, क्योंकि हम इसको तो वेरी कराएंगे ना आर को, तो एलिमेंट वो यहां पर भी हो सकता था, वो यहां पर भी हो सकता था। अब आप सिर्फ इसी एलिमेंट को क्यों देख रहे हो? क्या हम सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए प्रेशर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो सारे एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, कोई भी रैंडम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर हो रही बात बेटा यहां तक? अब दोबारा से पूछ रहा हूं, ग्रेविटी की वैल्यू इस लोकेशन पे तो निकालनी है, ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से आएगा? इस पूरे मास की वजह से। और ये वाला पॉइंट इसके अंदर है कि इसकी सरफेस पर है? सरफेस पे। तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे लिख सकता हूं, जी स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये सबको मेरी बात आ रही है समझ में? डाउट है क्या? पक्का? दोबारा से बता सकता हूं। डीएम की बात करें, आप खुद से सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा है इसका इस तरह से डेरिवेशन, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। डीएम बोलो क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट। क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस, खत्म। अब आते हैं ग्रेविटी, जी की वैल्यू एम इंटू जी, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो कभी भी फोर्स निकालना है तो खुद का मास, मैं एलिमेंट हूं तो मेरा मास, और दूसरे का ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसका आएगा? जितना पोर्शन बन चुका है, अभी तो पूरा स्फीयर तो बना ही नहीं है, अभी तो कितना स्फीयर बना है? आर रेडियस। तो स्मॉल आर रेडियस की वजह से यहां पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? तो ये वाला पॉइंट तो इसकी सरफेस पर है, और सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी इंटू इसका मास कितना? एम, और इसकी रेडियस कितनी? आर। अब समझ में आया सबको? बस अब यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डीएम की बात करूं, सब लोग देखो, दैट इज रो ए इंटू डी आर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डीपी इंटू ए। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब इधर देखो, मैं इस स्मॉल एम को या तो डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकता हूं, रो की फॉर्म में, ठीक है, या फिर मैं कैपिटल एम की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आपकी चॉइस, आप किसी भी फॉर्म में लिख लो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस स्मॉल एम को कैपिटल एम की फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा बताओ? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या नहीं है? है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, टोटल वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो टोटल मास कितना है? एम। तो अगर वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो मास कितना हो जाएगा? एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आएगा आपके पास? एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल है। सही बात है, यहां रख देते हैं। ये बनेगा रो इंटू डी आर इंटू जी। स्मॉल एम बताओ कितना आएगा? एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डीपी। और इसको क्या करते हैं अब? इंटीग्रेट। नोट करो बेटा यहां तक पहले। हाँ बेटा बोलो। ले लिया ना हमने, पूरा ले लिया बेटा। एमजी में ग्रेविटेशनल फील्ड जो लिया था, बिल्कुल बाहर पार्टिकल ही नहीं है अभी, किसी इंस्टेंट में बाहर का पार्टिकल है ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, जब आप क्या कर रहे हो मैं बताऊं, सोचने में क्या गड़बड़ कर रहे हो, मैं पहले आप गलती बता रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, पहले पूरा स्फीयर बना रहे हो और फिर तुम उसके अंदर जा रहे हो, एलिमेंट पे जा रहे हो, और फिर तुम बोल रहे हो कि सिर्फ अंदर वाले का ले रहे हैं, बाहर वाले का नहीं ले रहे। हम कंप्लीट ले रहे हैं। मैंने वैल्यू कांस्टेंट नहीं कर दिया, मैं जो जी की वैल्यू लिख रहा हूँ वो एक वेरिएबल फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसको इंटीग्रेट करता तो वही आता। तो मैं कांस्टेंट फॉर्म में काम ही नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी बोला ही नहीं कि सिर्फ अंदर वाले पार्टिकल की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो भी आप मास लाओगे वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता जाएगा? उसकी सरफेस पे, और इसी तरह से सॉलिड स्फीयर बनता है। क्लियर हो रही बात? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 ऑफ mr स्क्वायर। तो वो बनता कैसे? आप बहुत सारे हॉलो स्फीयर लाते हो, रखते जाते हो,
उसको इंटीग्रेट करते तो अपने आप सॉलिड स्फीयर बन जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं वो जितना भी मास प्रेजेंट है सबकी वजह से निकाल रहे हैं। अब जो बाहर है ही नहीं तो मैं क्या करूं? क्लियर है? तो उसको इंटीग्रेट करूंगा तो अपने आप सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। हाँ, किसकी वजह से? बाहर मास, तभी तो बोल रहा हूं सरफेस वाले का प्रेशर कितना है? सरफेस वाले का प्रेशर कितना है? 0। अभी बेटा मैंने कंप्लीट स्फीयर नहीं बनाया, यहां पे मिट्टी तो होगी ना। आप ऐसे समझो, एक कमरे में मिट्टी भर दो और इसके बीच में आपने खजाना गड़ा दिया, तो उसके ऊपर जो मिट्टी है वो भी तो नॉर्मल रिएक्शन ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और जो उसके नीचे मिट्टी है वो भी क्या एक्सर्ट कर रही होगी? नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो अगर मैं मान लो अपने हाथ को उस मिट्टी में रख देता हूं तो मेरे हाथ पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे? एक तो ऊपर से, एक नीचे से। नीचे से क्यों लगा रहा होगा? क्योंकि मैं उस पर लगा रहा हूं। तो ऊपर से तो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसका वेट आ रहा है मेरे हाथ पे, और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा होगा? क्योंकि मैं उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हूं, तो उतना नॉर्मल रिएक्शन वो मेरे हाथ पे लगाएगा। इसलिए टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 लग। नोट करो इसको यहां तक। ऐसे सोचना ही नहीं है बेटा, अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो गलत ही आएगा आंसर। आप मेरी बात समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, हम सॉलिड स्फीयर को बना रहे हैं, अभी वो बना नहीं है। तो हम पहले कंसेप्चुअली सुनो ना, नहीं तो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। थ्योरी ही गलत बनेगी तो फिर फायदा ही नहीं है। हम सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, जितना अवेलेबल है मेरे पास। क्या मैंने यहाँ पे ग्रेविटी जो निकाली, मैंने किसी को भी छोड़ा क्या? यहाँ पे मैंने जी जो है वो नेट लिखा है। मुझे जितने पार्टिकल्स दिख रहे थे सबकी वजह से लिखा है। मैंने किसी को छोड़ा है क्या? ऐसे बोला है कि इसकी वजह से निकालना, इसकी वजह से नहीं निकालना। जितना भी अवेलेबल है, तो जितना भी अवेलेबल मास था सबकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दिया, और इसी को ही हम इंक्रीज करते गए। मैं आर को फैलाता जा रहा हूँ, और आर को फैलाता जाऊंगा तो फाइनली वो क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर। मैं आपको और समझाता हूँ। ये बताओ, आपको सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला पता है कि GMR अपन आर क्यूब होता है? नहीं पता होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते? है ना? इंटीग्रेशन से कैसे कैलकुलेट करते? आप ऐसे ही कैलकुलेट करते, तब जाके वो फॉर्मूला आया है। तो जब आपको आ गया फॉर्मूला, फिर अपन बोले कि दोबारा से उस फॉर्मूले को अब अंदर की तरफ जाकर रख के देखें, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है ना? अगर मैंने तो गॉस लॉ से बता दिया आपको, अगर आप उसको इंटीग्रेट करके देखोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा उसमें, कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड आपसे निकालू तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी तरह से, यही तरीका है निकालने का ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वाला, इसी तरीके से। सबको मेरी बात आ रही है बेटा? समझ में आता है? सब लोग इधर देखो। अब इस पॉइंट पर वापस आते हैं। अब मैं लिमिट को कैसे रख रहा हूं, बात ध्यान से सुनना एक बार, कल कंप्लीट कर लेते हैं ना। लिमिट को कैसे रख रहे हैं? मैं लिमिट को 0 से कैपिटल आर नहीं रख सकता। रखने को रख सकता हूं, लेकिन समस्या क्या है आप ऐसे समझो। अगर मैं यहां पे लिमिट को, जैसे मैं लिखता आर इज इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 का मतलब कहां पर पहुंच गया मैं? सेंटर पे। तो सेंटर पे प्रेशर मान लो मैंने P मान लिया, और व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिखता, तो प्रेशर कितना होता? 0, क्योंकि सरफेस पे प्रेशर कितना है? 0। तो यहां से जो P आता वो कहां का प्रेशर आ जाता? सेंटर का आ जाता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता किसी जनरल लोकेशन पे प्रेशर निकालो, तो क्या आप निकाल पाते? क्या नहीं? तो मुझे इसकी इनिशियल लिमिट r इज इक्वल टू 0 नहीं रखनी पड़ेगी, कुछ और रखनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे बोलूंगा, व्हेन r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो उस पॉइंट पे प्रेशर कितना था? P था। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर गया तो प्रेशर कितना? P। और जब सरफेस पर पहुंच गया तो प्रेशर कितना? 0। इस तरह से हम लिमिट को रखेंगे। सबको मेरी कहानी यहां तक समझ में आ रही है बेटा? इसको नोट करो और फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना है। जो जो कॉन्स्टेंट है ना, जो कचरा, सब बाहर निकाल लो। अब आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। कितना कितना बाहर आ जाएगा बोलते चलो एक बार। GM रो अपॉन कैपिटल R क्यूब, इससे ये चला जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा? R dr। बहुत बढ़िया। दैट इज इक्वल टू माइनस dp का इंटीग्रेशन P, लिमिट P से 0, और यहां पे लिमिट R से कैपिटल R।
ये बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा ना, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आपके पास माइनस का प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल अपर लिमिट माइनस, ये बन जाएगा, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू GM। अच्छा, क्या मैं रो को ऐसे लिख सकता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम, रो को टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां से अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 GM स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2, ये बनेगा 8 पाई r टू द पावर 6 r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। तो फॉर्मूला देखिए समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि इसको हमें रट लेना है, इसको हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बार नोट कर लो, मैं स्टार्टिंग से पूरा पॉइंट आपको दोबारा समझा दूंगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन तो खुद से करो, टिप क्यों रहे हो। अच्छा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहां पर आएगा, सेंटर पे, निकाल सकते हैं क्या। अच्छा, एक बार चेक भी कर ले हमारा जो फॉर्मूला वो सही आया कि नहीं आया। जैसे मैंने बोला सरफेस पे प्रेशर कितना होगा 0, तो स्मॉल आर को जब आप कैपिटल आर पुट करोगे तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, सही बात है। और अगर मैं आपसे सेंटर पे प्रेशर पूछूं तो सेंटर पे प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एट द सेंटर, उसके लिए आपको स्मॉल आर को कितना पुट करना पड़ेगा 0। तो अगर मैं स्मॉल आर को 0 पुट करूं तो ये बनेगा 3/8 ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन पाई आर टू द पावर 4, ये बनेगा 3 GM स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर टू द पावर 4, ये मैक्सिमम प्रेशर है। सब लोग इधर देखो बेटा, एक बार है ना कॉपी पेन छोड़ दो, स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट शुरू से क्लियर हो जाए, है ना। कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन भी करते चलेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल प्रेशर। सब लोग देखो, क्या ग्रेविटेशनल प्रेशर को मैंने mg डिवाइडेड बाय एरिया लिखा था इसमें, नहीं, मैंने पहले यहां पर नेट फोर्स कैलकुलेट, क्योंकि देखो नेट फोर्स तो 0 है। नेट फोर्स 0 क्यों है, पूरा सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पे। आपका जो स्फीयर बना वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो गिर नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है 0। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे एक सॉलिड स्फीयर बनाना है तो मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया, मैं मिट्टी को लाता गया, जोड़ता गया और एक स्फीयर को बनाता गया। किसी इंस्टेंट पर मैं कितनी रेडियस का स्फीयर बना चुका था r। अब मैं और मिट्टी को लाया और इसके ऊपर और मिट्टी को रखा, इसकी थिकनेस कितनी हो गई dr। अब मैंने बोला कि अगर ये मिट्टी गिर नहीं रही है, पूरा स्फीयर अगर स्टेबिलिटी पर है, तो इसके किसी भी एलिमेंट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा 0। तो मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया, ये कि बताओ यार इस पे टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। तो आप बोलोगे सर इस पे जो टोटल फोर्सेस लगेंगे वो कितने लगेंगे 3। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी हम सेंटर से r डिस्टेंस में जाके एक dr का एलिमेंट ले लिया, यहाँ से p इंटू ए, यहाँ से p प्लस dp इंटू ए और एक mg। और अगर इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स क्या होगा 0। जैसे ही हमने 0 किया हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, dm इंटू जी इज इक्वल टू माइनस का dp इंटू ए। अब यहां से मुझे ये चमक गया, मुझे dp तो निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। तो मैं बोला किसी तरह से यार ये टर्म निकाल लेते हैं। पहला आता है डीएम, डीएम क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है, ये छोटा सा,
इसका मास कैसे लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू थिकनेस, तो ये आ गया डीएम इज इक्वल टू रो ए डी आर। फिर हम आए ग्रेविटी पर कि ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने बोला कि भैया कितनी रेडियस का स्फीयर हमारा बन चुका है आर का, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, जीएम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, ग्रेविटी किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटी कितनी हुई, दैट इज जी एम, इसका मास अपॉन आर स्क्वायर, बस इसको यहां पे रख दिया, तो डीएम आ जाएगा आपके पास रो ए डी आर, ठीक है ना, इंटू जीएम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डीपी इंटू एरिया से एरिया चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो आपके पास आया रो इंटू डी आर, ये बनेगा जी एम। स्मॉल एम को मैंने कैसे चेंज किया समझ में आया, बाय यूनिटरी मेथड, कि स्मॉल एम को कैपिटल एम की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कैपिटल एम इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे रख दिया अपॉन आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो बाहर लिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में जैसी लिमिट रखी हमारे दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि यार हम लिमिट को जीरो से आर क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, तो सबको समझ में आया ना, क्योंकि जीरो से आर पुट करोगे तो आपके पास फाइनली प्रेशर कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे, जनरल नहीं आएगा। मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए जब मैं किसी भी लोकेशन पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकूं, तो मैंने क्या मान लिया कि जब प्रेशर सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे था आर, तो प्रेशर कितना था पी, और जब फाइनली हम सरफेस पर पहुंचे तो प्रेशर कितना हो गया, जीरो। बस इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, याद करना, 3g m स्क्वायर अपॉन 8 पाई r टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर और रेडियस में कर्व बनाता तो कैसा कर्व आता, ये हटा दोगे बेटा, बिल्कुल कैसा कर्व आता, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। समझ में आ रहा है क्या सबको, बत्ती तो नहीं उड़ी है ना। प्रेशर और रेडियस, पी की पावर कितनी 1, रेडियस की पावर कितनी 2, कैसा कर्व आएगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। क्यों डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। तो जब आप कर्व बनाओगे तो ये लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं, द कर्व बिटवीन ग्रेविटेशनल प्रेशर वर्सेस आर, ये इस तरह का है। When R is equals to 0, प्रेशर कैसा रहेगा, मैक्सिमम, और जब R is equals to क्या हो जाएगा, कैपिटल R, प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नोट करो बेटा इसका आता है, ये हटा दो ना बेटा, लिख लिया सबने, यहां तक नोट करो और उसके बाद शीट निकालो पहले ग्रेविटेशन की। O1 और चलो पहले S1 एक्सरसाइज पर आते हैं। S1 में कहां से कहां तक बेटा, 1 to 5, हाँ जी चिट्ठी आ रही। रिवीजन क्लास का नया शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, जाते समय सभी स्टूडेंट नोटिस बोर्ड पर देख के जाएं, ठीक है। गद्दा तकिया यहीं ले आओ। है ना, नहीं नहीं रिवीजन क्लासेस कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
रिवीजन क्लासेस क्यों, मेन क्लासेस करो, रिवीजन क्यों करना है? पहले मेन को रिवीजन में कन्वर्ट कर देते हो, फिर जाके रिवीजन करते हो, रिवीजन क्यों करना है? ठीक है, रिवीजन क्लासेस वगैरह टाइम वेस्ट होता है ना। रिवीजन क्लास वो बच्चे जिसने क्लासेस ही नहीं की, मिस किया, वो हमें वैसा बनना भी नहीं है, हम उस एम को लेके नहीं है ना। हर तरह का बच्चा आता है ना, तो हमें तो सबका ख्याल रखना है, ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस अपने लिए नहीं है, ये मान के चलना, ठीक है। हमें कभी भी रिवीजन क्लासेस नहीं करनी है, हमें मेन क्लासेस रेगुलरली करनी है। और आपको 101% बोलता हूँ कि आप फिजिक्स की क्लासेस या कोई भी केमिस्ट्री में, मैं अपनी बोल सकता हूँ, बाकी का मुझे नहीं आइडिया, फिजिक्स की क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहो मेरे साथ लास्ट तक। आपको 200% ट्वेल्थ की जितना मुझसे पढ़ोगे उस फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और कभी है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लास्ट तक। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा सर ट्वेल्थ वाला पार्ट तो हमें बहुत अच्छा आता है, उसमें हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि सर एक लेक्चर किया, 4 लेक्चर किए, फिर भाग गए, फिर 10 दिन बाद आ रहे हैं, फिर कुछ पढ़ रहे हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। इस तरह की इरेगुलरिटी से नहीं होगा। आपको रेगुलरली क्लासेस करनी पड़ेंगी, टाइम टू टाइम होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करने का टाइम तरीका बता दिया कि टाइम लिमिट में करो, और अगर आपको समय बिल्कुल कम मिलता है, मान लो किसी दिन होमवर्क ज्यादा है, तो आप एटलीस्ट उसको देख के जरूर आओ, ठीक है। चलो, है ना, रिवीजन क्लासेस वगैरह नहीं करनी। आप काइनेमेटिक्स करने बैठ के जा रहे हो, काइनेमेटिक्स कर रहे हो, क्यों करनी काइनेमेटिक्स? हाँ, कुछ नहीं करना, रिवीजन क्या हो जाएगा ये बता। रिवीजन क्लासेस से कुछ सीखने को मिल सकता है? फॉर्मुलाबाजी होगी, फॉर्मुलाबाजी से क्या सीख जाओगे? जो लेक्चर पता है आप 15 दिन का है ना, वो 15 दिन नहीं आप सीख पाओगे। एक लेक्चर में मैं उतना पढ़ा दूंगा क्या जो मैं 15 दिन में? आप ऐसे सोचो, ओपन आते हैं 1.5 घंटे में आपको पढ़ाता हूँ, तो 1.5 घंटे में अपन प्योर पढ़ाई करते हैं, 5-10 मिनट हंसी मजाक चलता होगा, उससे तो अपन पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ते ही हैं। और ज्यादा ही 1.5 घंटे से लंबी क्लास खिंच जाती है कई बार तो, ठीक है। तो वही क्लास को ऐसे मान लो मैंने अगर इलेक्ट्रो की मैंने टोटल 28 लेक्चर लिए हैं आपके, तो उसको मैं 2 लेक्चर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं बता रहा हूँ 2 लेक्चर तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बताता रहूँ ना ढंग से, उसी में ही चला जाएगा, है ना। तो रिवीजन क्लासेस वगैरह वो बच्चा है कि ठीक है यार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया सर, हमें तो पता ही नहीं तोता मैना कौन है ना, तो वो बच्चा कर सकता है, अदरवाइज हमें तो रेगुलर क्लासेस करनी है, ठीक है। चलो S1 पर आते हैं। S1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, मुझे बताते चलना कैसे सॉल्व किया, मैं पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट भी रिवाइज होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कैसे करेंगे? बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सबको क्लियर है? क्योंकि फाइनली इसने बोला है कि कितनी हाइट तक राइज करेगा, तो फाइनली तब तक जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो इनिशियली तो दोनों मैकेनिकल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल और काइनेटिक। फाइनली सिर्फ कौन सी आएगी? पोटेंशियल, कोई काइनेटिक नहीं आए। सबको एकदम क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक गलती होगी, अगर आंसर इनका नहीं आया होगा, अगर आपने यहां पर विद द हाइट में अप्रोक्स वाला फॉर्मूला यूज किया है तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपको एग्जैक्टली वाला यूज करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसने बोला अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर और h डेप्थ नीचे जाने पर ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटी क्या है? सेम। तो ये क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है। h हाइट ऊपर जाऊंगा तो बताओ ग्रेविटी कितनी होगी? G/1 प्लस h/r का, और h हाइट नीचे जाओगे तो G/1 माइनस h/r। क्लियर है? यह गलती क्या हो जाती है, हम यहां पर 1 माइनस 2h/r आप कैसे यूज कर सकते हो? कोई कंडीशन ऐसी दे ही नहीं रखी। अगर वो लिखता क्वेश्चन में h इज वेरी वेरी लेस देन r तो मैं अप्लाई कर लेता, लेकिन यहाँ पर मैं इसको अप्लाई, अब बहुत आसानी से आप सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी h में और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगेन मैकेनिकल एनर्जी, बहुत एकदम स्मूथ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको 2 पॉइंट्स के बीच में। और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखाने का बहुत बढ़िया तरीका बताया, मास इनटू दूसरे का पोटेंशियल, बहुत सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूं, मैं समझा देता हूं है क्या। देखो क्वेश्चन क्या है, बात ध्यान से सुनना सब लोग। इसमें दे रखा है अर्थ जो है, मान लो ये अर्थ है और ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा हुआ है ना। क्या मैं अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? किसे? मैंने आपको तरीका बताया, θ/t। और टाइम कितना लगता है अर्थ को रोटेट करने में? 24 आवर्स। अर्थ की बात कर रहा हूं अभी तो मैं। तो ये कितना बना बेटा आपके पास? π/12 रेडियन पर सेकेंड, मतलब सॉरी आर, हाँ हाँ
डर गया मैं, है ना। तो π/12 रेडियन पर आवर, ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब इसने क्या बोला है कि अर्थ की सरफेस के नियर, अर्थ की सरफेस के नियर, यानी आप मान सकते हो उसकी भी रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। एक सैटेलाइट घूम रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 है। क्या मैं निकाल सकता हूं क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2π/t, दैट इज 2π, और टाइम कितना दे रखा है 1.5। तो ये हो जाएगा आपके पास 15, कितना बनेगा ये 3/2, दैट इज 4π/3 रेडियन पर आवर। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि अगर मैं वो सैटेलाइट हूं और ये अर्थ है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट मार्क लगा दिया, P पॉइंट, है ना। अब ये चाह रहा है कि सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो इसने बोला कि दोबारा से सैटेलाइट अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे कब आएगा। अगर मान लो अर्थ रुकी हुई होती तो इस सैटेलाइट को यहां से वापस यहां आने में कितना चक्कर लगाना पड़ता है, एक चक्कर। कितना एंगल कवर करना पड़ता है, 2π। लेकिन समस्या क्या है, अर्थ भी चल रही है। अब आप ऐसे समझो, मैं तो इस डायरेक्शन में घूम रहा था और अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रही थी। ठीक है, मैं ऐसे घूम रहा था और अर्थ उसके अपोजिट घूम रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक निशान मार्क लगा दिया कि यार ये P पॉइंट का मार्क है, जैसे मुझे दिख गया मुझे लगेगा मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो मैं जब यहां से यहां चल के यहां तक आया, ये ऐसे घूम गए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आधा चक्कर कंप्लीट किया तो क्या मैं दोबारा से उसी लोकेशन पे पहुंच गया जहां से मैंने स्टार्ट किया मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मुझे तो वो पॉइंट वहीं दिख रहा है। क्लियर है, यानी यहां पर हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे आधा चक्कर मैं लगा रहा हूं और आधा कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। क्लियर होगी बात। तो अगर मान लो यहाँ पे डिपेंड करेगा सेंस ऑफ रोटेशन पे, अगर अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रोटेशन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे। अब बात ध्यान से सुनना, चलो मैं आपको दोबारा से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये P पॉइंट है और सैटेलाइट को दोबारा से इस P पॉइंट पर आना है, तो इस P पॉइंट पर आने के लिए सैटेलाइट को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, एक चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर मैं अर्थ को रोक दूं, अगर मैं अर्थ को रोक दूं तो सैटेलाइट को एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तो अब अर्थ की फ्रेम में चले जाते हैं। अगर मैं अर्थ के फ्रेम में गया तो अर्थ की वेलोसिटी इसको मिलेगी कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, लेकिन मैंने आपको एक कल पॉइंट बताया था कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को ω1 माइनस ω2 नहीं लिख सकते। बात ध्यान से सुनना, है ना, v परपेंडिकुलर ऑफ a माइनस v परपेंडिकुलर ऑफ b डिवाइडेड बाय ab। लेकिन एक केस में लिख सकते हैं, एक केस में लिख सकते हैं, और वो केस तब होगा जब दोनों पार्टिकल सेम रेडियस के सर्किल पे चल रहे हैं। जब दोनों पार्टिकल सेम रेडियस के सर्किल पे चल रहे हैं, अगर मैं भी r रेडियस के सर्किल पे चल रहा हूं और आप भी r रेडियस के सर्किल पे चल रहे हो, तो हमारे बीच में जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी, आप उसको ω1 माइनस ω2 या ω1 प्लस ω2 लिख सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो काम ऐसा ही हो रहा है। तो अगर मान लो दोनों सेम सेंस में चल रहे हैं, दोनों का सेंस कैसा है, सेम है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ω1 माइनस ω2। और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अगर अपोजिट है तो बता सकते हो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, ω1 प्लस ω2। क्लियर है, अगर मेरे पास रिलेटिव ओमेगा आ गया तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा थीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो टी इज इक्वल टू थीटा कितना हो गया 2π अपॉन ओमेगा रिलेटिव। अगर दोनों अपोजिट सेंस में चल रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में, 2π अपॉन ω1 प्लस ω2। अब हो जाएगा, ω1 आपको पता है, ω2 आपको पता है, तो ω1 प्लस ω2 और ω1 माइनस ω2 निकाल सकते हो। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज T1 और T2 जो भी। तो दो आंसर पॉसिबल होंगे क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन आपको नहीं दे रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे किया, चलो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कैसे किया। डायरेक्ट कर लिया ना, मेहनत ज्यादा नहीं करनी उसमें। जैसे देखो इनिशियल एनर्जी कितनी है, सब लोग देखो इनिशियल एनर्जी बोलो, माइनस का 2 इंटू 10⁵। सही है, और इसने दूसरे ऑर्बिट की आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो दूसरे ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आ गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दो टोटल एनर्जी आ जाती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी को आधा करूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1 इंटू 10⁵ इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो अगर आपसे पूछा है कि कितनी एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया बेटा? उसके बाद आते हैं O1 एक्सरसाइज, मुझे बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो क्यों नहीं होगा? मैं समझाता हूं। जैसे मान लो सब लोग इधर देखो, इस क्वेश्चन को आप, मैं क्वेश्चन बना के समझा देता हूं, इसको आप बाद में कॉपी में भी नोट कर लेना। सपोज ये एक शेल है, इसके अंदर एक पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, r1, और इसकी रेडियस है r। सब लोग इधर देखो, पहले बाद में नोट करना। अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ यार ग्रेविटेशनल फील्ड पी पॉइंट पर कितना होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पी पॉइंट पर कितना होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बताओ, चार्ज में और मास में एक बहुत ही अलग सा डिफरेंस है। चार्ज में जब हम कंडक्टर लेते हैं तो हम ये बोलते हैं बाहर के जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका अंदर फील्ड कितना होता है, 0। लेकिन मास में तो कोई कंडक्टिंग का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो वो नॉन कंडक्टिंग चीज है। क्लियर है? तो अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ पी पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, तो अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जितने भी मासेस दिख रहे हैं सबकी वजह से निकाल दो और सबका वेक्टर सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं पी पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दो की वजह से आएगा, दैट इज फील्ड ड्यू टू शेल प्लस फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। सही बात है। शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, 0। तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, और कितना होगा बोलो, जी एम, इसको m1 बोल देता हूं, तो जी m1 बाय r1 स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता कि पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलते सर दोनों की वजह से आता, एक शेल की वजह से और एक इसकी वजह से। शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है, तो माइनस का जीएम बाय कैपिटल आर। और इस पॉइंट मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, माइनस का GM1 बाय स्मॉल आर। ये हो गया सॉल्व। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है? तो ग्रेविटेशन में तो बहुत आसान है, वहां पे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था कि इंड्यूस चार्ज हो रहे हैं उनकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, जितने भी मास अवेलेबल है, जितने भी चार्ज अवेलेबल है, सबकी वजह से फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो ये बताओ अंदर क्या फील्ड 0 आया क्या, अंदर क्या पोटेंशियल 0 आया क्या? तो कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा, डी, नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। किसी का इंक्रीज तो नहीं आया कि आर को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में बहुत तगड़ा लोचा है। क्या लोचा है बोलो? जब आप पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात कर रहे हो ना, पोटेंशियल होता है माइनस का जीएम बाय आर को बढ़ाओ, आर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे कम कर रहे हैं? आर को कम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगी। आर को कम करेंगे तो ये टर्म बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ेगी, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटेगी, डिक्रीज होगा। ये आंसर आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हो गया बेटा सबका। स्टार्टिंग की जो दो लाइन है वो बकवास है, वो ये बता रहा है कि पोल पे और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो सेम नहीं होती, वो हमें पता है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो तीसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, और वो ये बोल रहा है कि जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। उतनी ही ग्रेविटी है कहां पे जाने पे, डी डेप्थ नीचे जाने पे, दैट इज G1 माइनस डी बाय आर। बस ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझा, चलो समझाता हूं। बड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सब लोग रीड कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 5, व्हाट इज द फैक्टर एज द डेंसिटी कैन बी चेंज अप टू कीप द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सेम। क्वेश्चन में ही सारा आंसर इसने लिखा हुआ है कि ग्रेविटी को सेम रखना है। बताओ अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ, दैट इज gm by r स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटी। सही है, ये मास की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, डेंसिटी। तो मास को हटाओ, डेंसिटी को लाओ, कैसे लाऊंगा मैं, बिल्कुल दैट इज रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी, ये आ जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट 4/3 कांस्टेंट, तो बचा कितना, रो इंटू आर, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। तो अगर आप डेंसिटी को 5 गुना बढ़ाओगे, डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ना, रेडियस को बढ़ा रहे हैं, रेडियस को 5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी 5 गुना कम हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बताऊं आंसर क्यों नहीं आ रहा, √2 आ रहा होगा तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो सेकंड्स पेंडुलम होता है ना, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो लिख लो उसको ना शीट में, जिससे आपको याद रहे। सेकंड पेंडुलम पे लिख लो, द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज 2 seconds। है ना, अब तो हो जाएगा। t इज इक्वल टू कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय gm, ये होता है ना टाइम पीरियड। और ये पेंडुलम की बात कर रहा है क्या, ठीक है। तो इधर देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, और g को क्या लिख सकता हूं मैं, gm बाय r स्क्वायर। सबको बात आ रही समझ में, अब हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ चेक कर लेते हैं। ये बताओ दो आइडेंटिकल सैटेलाइट है, इधर देखो सब लोग, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है r, एक सैटेलाइट यहां से कितनी रेडियस पर है r पे, और दूसरा यहां से कितनी डिस्टेंस पर है 7r। क्लियर है, तो निकाल लोगे ना, बस सेंटर से डिस्टेंस का ध्यान रखना, इसकी सेंटर से डिस्टेंस 2r है और इसकी सेंटर से डिस्टेंस 8r है, बस हम यहां गलती कर देते हैं, बाकी तो बहुत आसान है। मैंने आपको काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल का फॉर्मूला लिखा रखा है, आपको याद है क्या, आप किसका याद रखो, सिर्फ पोटेंशियल का। इधर देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये पोटेंशियल का होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो टोटल का आ जाएगा, ये पोटेंशियल का है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, किसका आ जाएगा, टोटल का, और माइनस हटा दो इसमें तो काइनेटिक का आ जाएगा, ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या होगा, अरे 10th में तो यार कुछ भी नहीं है। देख ग्रेविटी का फॉर्मूला कहता है जीएम बाय आर स्क्वायर, तो ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर के बढ़ने से ग्रेविटी कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का कर्व आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ बी ऑप्शन है, ये आंसर है इसका, कुछ भी नहीं करना उसमें। क्वेश्चन नंबर 11, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करो, बढ़िया क्वेश्चन। दो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहे हैं, एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है m, इनिशियली कहां पर है, रेस्ट कर रहा है कहां पर, अर्थ की सरफेस यहां पे, ठीक है। सब लोग देखो, अब इसने बोला है कि इसको मुझे लॉन्च करना है एक ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट की हाइट भी सेंटर से यानी सरफेस से कितनी दूरी पर है, r, यहां पे, ठीक है। आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, यही काम तो करना है। तो बड़ा आसान है यार, बताते चलो मुझे, ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल, थोड़ी सी हेल्प करो। इनिशियल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल है,
क्या इनिशियली काइनेटिक है क्या? क्यों भैया? रेस्ट पर है, लेकिन इनिशियली पोटेंशियल तो है। कैसे निकालोगे? यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल सरफेस पे इनटू इसका मास, अर्थ का पोटेंशियल और उसका मास, ये आ गया। अब सब लोगों को मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना सिखाता हूं आपको। क्या मैं इसको आर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कितना बनेगा बेटा? माइनस का जीएम बाय आर स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, और ये क्या बन गया? स्मॉल जी, तो ये हो गया माइनस का एम जी आर, ये आ गया। अब आते हैं फाइनल पे। फाइनली यहां पर इसके पास दोनों वेलोसिटी यानी दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। सही बात है, क्योंकि ये घूम भी रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो काइनेटिक भी है, और ये अर्थ के सेंटर से दूर है तो पोटेंशियल भी होगा। मुझे बताओ यहां पर काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो अंडर रूट ऑफ जीएम बाय 2r। समझ में आया 2 कैसा है? ऑर्बिटल रेडियस तो 2r तो होल स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल का हाफ भी कर सकते थे। और मैं यहां पर पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे पोटेंशियल लिखते हैं तो माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन 2r इंटू मास, ये आ जाएगा। ये आ गया। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, वैसे इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। अगर मुझे यहां पर टोटल एनर्जी लिखनी है तो यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं और उस पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दूं? आधा, वही तो टोटल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इतनी है ना, इसका आधा कर दो तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 4r। सॉल्व करो देखो नहीं आएगा। 1/4 माइनस 1/2 माइनस का 1/4। सही बात है। अब सब लोग देखो, इसको r से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा माइनस का जीएम अपॉन 4r स्क्वायर इंटू एम आर। ये कितना बनेगा? माइनस का एम जी आर बाय 4। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो चेंज बता सकते हो क्या? फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? ये आंसर नोट करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है। सब इधर देखो बेटा एक बार, कुछ भी नहीं करना है ना। आप क्या इसके वेलोसिटी देख के डर गए? उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि आप तो अपना आंसर निकालो और उस आंसर को एसके वेलोसिटी की फॉर्म में चेंज कर दो। तो एसके वेलोसिटी को भी भूल जाओ। क्वेश्चन क्या है? हमने अर्थ के बिल्कुल बीच में एक टनल डाल दी और यहां से पार्टिकल को क्या किया? रिलीज। जब ये पार्टिकल कहां पर पहुंचा? अर्थ के सेंटर पे। तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? तो मुझे बता अप्रोच क्या होगा? बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सही है। तो सबसे पहले यहां पे काइनेटिक कितना? 0, रेस्ट से छोड़ा है। क्या यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्या? इसकी सरफेस पे पोटेंशियल तो माइनस का जीएम बाय आर इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया। जब यहां पर पहुंचा तो इसकी काइनेटिक बोलो जल्दी फटाफट, हाफ एम वी स्क्वायर। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है? माइनस का 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस, यही होता है ना। अरे सॉलिड स्फीयर में जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो सरफेस का कितना टाइम्स होता है? 3/2 होता है ना, याद है। के क्यू बाय आर 3/2 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर। तो सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो ये आएगा माइनस का 3/2 जीएम बाय कैपिटल आर। सरफेस की पोटेंशियल का कितने टाइम्स? 3/2, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एनर्जी आ गई। हो गया सॉल्व। यहां से ये माइनस का 3/2 उधर जाएगा तो प्लस का 3/2, 3/2 में से 1 गया तो कितना हुआ? 1/2। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। और अगर मैं एस के वेलोसिटी की बात करता तो एस के वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। या तो आपके पास VE इज इक्वल टू √2 इंटू रूट जी एम बाय आर को क्या लिख सकता हूं मैं, v। यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाती, v बाय √2। ये आंसर आ जाता। सबको समझ में आ रही बात है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको नोट करो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 8। यहाँ तो नोट करो और मुझे कौन बताएगा भैया क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करें। हाँ कैसे करें, मेरा बस ये क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी में ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, नहीं नहीं नहीं, चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहले बात ध्यान से सुनना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये चीज बताओ कि ओमेगा की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से इफेक्ट तभी तो आएगा जब आप अर्थ के कांटेक्ट में हो। अगर आपने किसी पार्टिकल को अर्थ से फेंक दिया तो क्या वो अर्थ के कांटेक्ट में है क्या, और अगर वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी में चेंज आ रहा है वो चेंज उसमें नहीं आएगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में। अब क्वेश्चन बढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ मेरा क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा बोल रहा है इसने, स्फेरिकल यूनिफॉर्म प्लेनेट दे रखा है, इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज v। सब लोग देखो ये इक्वेटर होता है, तो इसने बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v है। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v है। क्लियर है। तो इसकी मैं वेलोसिटी अगर निकालना चाहूं तो ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर। एक तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई ना। ये पॉइंट कितने रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, आर, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर। पक्का। क्या मैं आर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो जीएम बाय आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ग्रेविटी। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ग्रेविटी एट द सरफेस इनटू आर। अब इसने अगली लाइन बोली है कि भैया देखो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटी जो इक्वेटर्स पे है वो ओरिजिनल ग्रेविटी का कितना हो गई, आधा। यानी अब ये जो जी फैक्टर है ना सरफेस पे, वो जी के बराबर नहीं है, इसके बराबर है, जी बाय 2 के बराबर। तो ये दे रखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना आएगा, जी बाय 2 इंटू आर। ये पहली इक्वेशन है, सही बात है। अब इसने यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से। ये बताओ एस्केप वेलोसिटी में आप ग्रेविटी को जी लोगे कि जी बाय 2 लोगे, जी लोगे। अब उसमें जी बाय 2 नहीं लोगे, क्योंकि जी बाय 2 किसकी वजह से आया, अर्थ के रोटेशन की वजह से। और रोटेशन की वजह से इफेक्ट तभी आएगा जब वो अर्थ के कांटेक्ट में, फेंक दिया तो कहीं का कांटेक्ट। तो अगर मैं आपसे एस के वेलोसिटी की बात करूंगा तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। मैं आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कितना बनेगा ये बोलो, अंडर रूट ऑफ 2gr, ये बनेगा। और इस केस में जो जी फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वो जी के बराबर ही होगा, जी बाय 2 के बराबर नहीं होगा। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आ गया VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 इंटू रूट जी आर। रूट जी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2v। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 2v। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन। सबको बात अच्छे से समझ में आई कि यहां पे चेंज किया और यहां पे चेंज नहीं किया, उसका लॉजिक समझ में आया। इसको नोट करो और उसके बाद जे एडवांस निकालो, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कौन सी क्लास है, कितने बजे से, अच्छा ठीक है चलो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ होमवर्क में दे रहा हूँ आपको डेट वाइज, है ना।
आज क्या है? ट्यूसडे ना, ठीक है। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, संडे में मतलब थोड़ा बफरिंग टाइम है ना। हाँ, सब मिलेगा बेटा। हाँ, ठीक है। जैसे मैं एक शेड्यूल आपको बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि 4 दिन फिजिक्स से आप पढ़े ही नहीं है आपने, तो आप उस तरह से कंप्लीट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेडनेसडे तक, ये हो गया आपके पास O2 के। मैंने आपको लगभग कितने 25 या 27 तक आपको क्वेश्चन दे दिए इलेक्ट्रो के, है ना। 22 तक दे दिया, 33 के आसपास क्वेश्चन है शायद। तो O2 के रिमेनिंग इलेक्ट्रो, ठीक है। रेस नंबर 20 तक मैं आपको दे चुका हूं, तो रेस नंबर 21 एंड 22। फ्राइडे को ग्रेविटेशन में, है ना, S1 की रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, 5 तक करा दिया, 8 क्वेश्चन है। तो S1, O1 एंड J मेंस, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, रुक जाओ ना, हल्ला मत मचा, ठीक है। चलो ठीक है ना। तो और सैटरडे संडे में जो बच जाए वो कंप्लीट कर लेना, लेकिन ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं हो तो गुस्सा खाओगे। चलो भाई, थैंक यू।